डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हम जान लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मुख्य वाक्य और शेष आश्रित वाक्य होता है। एक मुख्य होता है और बाकी सब आश्रित वाक्य होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करने से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शंस को क्लॉज के आधार पर 3 समूह में बांटा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मुख्य वाक्य और शेष आश्रित वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करने से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो कंजक्शंस होते हैं उनको क्लॉज के आधार पर 3 समूह में बांटा जाता है। तो ये इस वाक्य की पहचान होती है। फिर क्लॉज के आधार पर जो 3 समूह बनते हैं उनमें है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब हम नाउन क्लॉज के आधार पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नाउन क्लॉज के अंतर्गत आने वाले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो हैं दैट, इफ, वेदर, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom। इनका जब हिंदी में अर्थ निकाला जाता है तो इनकी शुरुआत नाउन क्लॉज में का से होती है। आगे पढ़ेंगे कि हम जब एडजेक्टिव क्लॉज का अर्थ निकालते हैं तो उनकी शुरुआत जा से होती है, लेकिन नाउन क्लॉज की शुरुआत का से होती है, ध्यान रखेंगे। तो इन कंजक्शंस का प्रयोग करके नाउन क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। जहाँ से ये प्रयोग में आ जाते हैं और उसके आगे का हिस्सा जो होता है वो नाउन क्लॉज होता है और जो उसके पहले का हिस्सा होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो आगे आप इस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो वाक्यों को आपस में जोड़ते समय जब आप वाक्य को आपस में जोड़ते हैं तो इन कंजक्शंस का प्रयोग आश्रित वाक्य के पहले किया जाता है। तो हमको ज़रूरी है ये जानना कि वाक्य में आश्रित वाक्य कौन सा है। तो कोई भी वाक्य जब बोला जाता है सिलसिलेवार तो उसमें एक वाक्य होता है जो सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर उसी की व्याख्या करने वाले और वाक्य बोले जाते हैं। तो जो व्याख्या करने वाले और वाक्य बोले जाते हैं वही आश्रित वाक्य होते हैं। तो उन्हीं आश्रित वाक्यों में से जो वाक्य पहले आता है, मुख्य वाक्य के जस्ट बाद वाला वाक्य, उसी के बीच में हम कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। यदि मुख्य क्रिया में आश्रित वाक्य यदि मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य की व्याख्या करने वाला संक्षिप्त शब्द आता है तो उसे हटा दिया जाता है। जब वाक्य को जोड़ते हैं तो ध्यान देंगे कि हम आश्रित वाक्य वाले वाक्य के पहले ही जो है कंजक्शन लगाएंगे और अगर कहीं मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य की व्याख्या करने वाला शब्द आया है तो उसे हटा दिया जाता है। आश्रित वाक्य यदि साधारण हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देंगे, आश्रित वाक्य यदि साधारण हो तो दैट का प्रयोग किया जाता है और यदि प्रश्नवाचक हो और सहायक के से शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो आश्रित वाक्य तो प्रश्नवाचक शब्द को ही उतार लिया जाता है, किसी और कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो प्रश्नवाचक शब्द उतारने के बाद वाक्य बचता है आश्रित वाक्य का वो साधारण वाक्य में लिखा जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द के बाद कर्ता का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर लगाने के बाद कर्ता से शुरुआत की जाती है।
शेष वाक्य को साधारण वाक्य में बदलकर उसी प्रकार से उतार लिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि जो शेष वाक्य होगा वो उसी प्रकार से उतार लिया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। सेपरेट सेंटेंस है। सबसे पहले आई नो इट, ही इज अ डॉक्टर। तो ध्यान दें, आई नो इट, मैं यह जानता हूँ, ही इज ए डॉक्टर। तो पहले वाक्य में एक शब्द आया है यह, इट आया है। तो इसी इट को हम, ये चूंकि जो है जो दूसरा वाक्य है आश्रित वाला, उसकी व्याख्या करने वाला, इसको जब हम वाक्य जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसको हटाएंगे। तो क्या होगा, आई नो दैट ही इज अ डॉक्टर। ही दैट का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये ही इज ए डॉक्टर साधारण वाक्य है। इसी तरह से दे नो इट, वेयर डज ही लिव। तो हम इसको क्या करेंगे, दे नो, ये है मुख्य वाक्य का हिस्सा। और इट चूंकि आगे आने वाले वाक्य का की व्याख्या करने वाला शब्द है, तो इसका जो है इसको हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू हुआ है, तो शुरुआत में हम वेयर का प्रयोग कर लेंगे। अब शेष वाक्य को साधारण बदलेंगे, तो टेंस का भी ध्यान रखना है। यहाँ टेंस का ध्यान रखेंगे तो कर्ता के अनुसार यहाँ डज लगा था। अब कर्ता के अनुसार हम साधारण वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर कर्ता एक वचन का देख रहे हैं तो मुख्य क्रिया में एस आई एस भी लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं लगा था प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसका भी ध्यान रखेंगे जब आप परिवर्तन करते हैं। तो टेंस का भी ध्यान रखें और नियम को भी ध्यान में रखें। अगला वाक्य है पे अटेंशन, व्हाट डज योर टीचर से। तो इसमें भी पे अटेंशन ये जो है मुख्य वाक्य है। अब व्हाट का प्रयोग करने से पहले हमको टू का प्रयोग करना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। ये एक जो है अपवाद वाला वाक्य होता है। तो पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। तो यहाँ देखिए से लिखा था, यहाँ सेज लिखा गया। इसमें कर्ता क्या बन गया, टीचर। टीचर एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर सेज का प्रयोग किया गया। चूँकि यहाँ पर क्या लिखा था, डज। तो डज आने पर डज को जब हटाया जाता है तो एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस ई एस भी जोड़ करके उसे साधारण में लिखा जाता है। फिर अगला वाक्य है कैन यू टेल मी वेयर डज सी लिव। तो फिर इसमें कैन यू टेल मी को ऐसे ही उतार लेंगे और वेयर सी लिव्स, ये इतना वाक्य जो है साधारण हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रश्नवाचक रहता है, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। और जब केवल एक वाक्य जो आश्रित वाक्य अगर वो प्रश्नवाचक रहता है तो क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और अगर एक दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हैं तो आश्रित वाक्य यदि प्रश्नवाचक है और मुख्य वाक्य भी प्रश्नवाचक है तो वाक्य तो जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ से नहीं हटता है। तो स्टूडेंट्स, मैं